विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की टॉप क्लास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। वैसे जैसे आपको पता है ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 यानी जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि अपना सिलेबस तो हो चुका है पूरा का पूरा, बट अब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके ओवरऑल पूरे कोर्स का क्रॉस कोर्स हो रहा है। क्रॉस कोर्स का मीन्स होता है पूरे कोर्स से कुछ वो प्रश्न उठा के आपके सामने यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं, संभावना है। ठीक है, तो वो क्रॉस कोर्स अपने कह सकते हैं कि क्रैश कोर्स के क्वेश्चन है। तो अभी इसमें ध्यान रखें कि जो भी आपके सामने अभी पढ़ा रहा हूँ ना वो आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो स्पेशल क्लास का ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। और सेकेंड ईयर का पेपर 2 के लिए फर्स्ट ईयर के लिए भी बनेगा, बिल्कुल निषेध रहेगा। लेकिन अब जो प्रश्न है आपके सामने उस पर जो गौर फरमाएगा तो देखते हैं लिखित संविधान के गुण और दोष। मैंने आपके सामने पहले से एक पॉइंट लिखे ताकि आपको क्या है कि लिखने ईजी रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में भी आएंगे। तो लिखित जो संविधान है उसकी देखिए, संविधान की बात करें तो लिखित और अलिखित होता है, ठीक है ना। तो अब अलिखित जो संविधान है वो परंपराओं से निर्मित होता है। अब लिखित संविधान है वो निश्चित व्यवस्थाओं के द्वारा बनता है। लिखित संविधान की क्या गुण जो से संभावना की जरूरत है एग्जाम आने की, तो पॉइंट बढ़ते हैं। लिखित संविधान का जो पहला गुण है, हम बात करें गुण की, पहला गुण है ये संविधान सुनिश्चित होता है। बिल्कुल, मतलब इसका पहले से बनावट अच्छी होती है। अच्छी कहने का मतलब घर की तरफ एक बनावट कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित लिखित लिपिबद्ध होता है। उसमें हर एक धाराएं एक क्रमबद्ध होती हैं। तो ये सुनिश्चित और लिखित रूप में होता है। तो जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो उस शेड्यूल में उठा के उससे कोई भी समाधान ढूंढा जा सकता है, यानी कि व्यवस्थित क्रमबद्ध कह सकते हैं। लिखित संविधान है वह एक व्यवस्थित और सुनिश्चित रूप में उपलब्ध रहता है। पहला गुण तो ये होता है। दूसरा, ये स्थिर शासन की व्यवस्था करता है। स्थिर यानी स्टेबल, ऐसा नहीं कि भाई जो है शासन व्यवस्था आई और गिर गई, यानी कुछ समय बाद ना और वापिस सरकार शासन व्यवस्था गिर गई, वैसा नहीं। यानी जो लिखित संविधान है उसके द्वारा अगर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है तो वो एक स्थिर शासन व्यवस्था मानी जाती है। जैसे लोकतंत्र में ज़्यादातर देखा गया है जो स्थिर यानी जो लिखित संविधान है ज़्यादातर लोकतंत्र में ही आपको देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र सबसे बढ़िया शासन है और उसको मजबूत और सशक्त बनाने में इस लिखित संविधान ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। क्योंकि स्थिर क्यों है? क्योंकि इसमें हर धाराओं के बारे में व्यवस्थित रूप में लिखा होता है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जब शासन व्यवस्था में कभी कुछ नुकसान हो जाए या कुछ उसके साथ गलत होने वाला हो या कुछ लोग ही हैं उस देश की जो शासन व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, तो लिखित संविधान के मदद या इसके बदौलत वो संविधान है वो शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है, मजबूती प्रदान करता है कहने का। दूसरा, शासन की जटिलता में कमी। बिल्कुल देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करने वाले भी हो उसका एक लिखित रूप में ब्यौरा रखा गया है। जो काम कर रहे हो और जो करने वाला उसमें बराबर तालमेल बैठता है कि इतना काम बचा हुआ है, इतना टाइम है और इतना टाइम में मुझे वो काम करना है। तो मतलब शेड्यूल में अगर कोई काम होता है तो वो सही तरह से और व्यवस्थित होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, जटिलता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हम एक सही दिशा में जा रहे होते हैं तो हमारे पास एक शेड्यूल होता है। तो इसी तरह जो लिखित संविधान है वो शेड्यूल के रूप में उपलब्ध रहता है। तो इसमें आने वाली अनावश्यक जो जटिलताएँ हैं, जो अव्यवस्थाएँ और बाध्यता उत्पन्न करती है वो संभवतः नहीं होती है, ठीक है ना। तो लिखित संविधान का यही गुण है कि इसमें जटिलता है वो कम पाई जाती है। अब बात करें लिखित संविधान का चौथा गुण, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होना। और बिल्कुल लिखित संविधान है उनमें एक व्यवस्थित जो संविधान के अंदर व्यवस्थित रूप में पाठ दिया होता है वो मूल अधिकारों के बारे में होता है। जैसे हमने बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में संविधान का भाग जो 3 है वो मूल अधिकारों के बारे में है। तो यहाँ पे बात करें कि लिखित रूप में अपना संविधान है और वहाँ पे व्यवस्थित सही तरह से संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। उससे संबंधित सभी तरह की शंका है वो भी दूर होती है। तो लिखित संविधान एक अधिकारों को व्यवस्थित रूप देता है, एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने में सहयोग देता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो अधिकार है हमें सुव्यवस्थित और अच्छे से हमें मिल पाते हैं, हम उसका पूरे तौर पे सदुपयोग कर पाते हैं। ये तो हमने बात कर ली आपको जो बताया कि गुण के बारे में। अब लिखित संविधान के दोष क्या है? ढूंढना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जैसे आपको पता है, आपने मेरी ऑफलाइन क्लास ली तो हमेशा एक ही मेरी बात रहती है कि कोई भी चीज़ हो उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। अपने घर की बात हो या कहीं भी कहीं जगह पे हो या कोई मतलब किसी भी जगह का हो तो हमेशा
एक ही पहलू को न देखा जाए, दूसरे पहलू को देखने वाली सही रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका दूसरा पहलू यानी दोष क्या है, अपरिवर्तनशीलता यानी बदलाव। तो जैसा कि आपने देखा हो अलिखित संविधान है वो बहुत ही जल्दी तुरंत और इजीली बदलाव भी होता है। जब पता लग जाए कि हम जिस रास्ते जाने वाले हैं वहाँ रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम है तो फटाफट रास्ता बदल देते नहीं, वो होता है अलिखित में। लेकिन लिखित संविधान में क्या होता है, पहले से शेड्यूल होता है। अब इस शेड्यूल एक व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत अचानक कोई रुकावट आ जाए तो उस रुकावट को दूर करने के लिए यानी संविधान में बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लिखित संविधान नॉर्मल संविधान की तरह नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना, अलिखित की तरह नहीं बदल सकते। तो लिखित संविधान को बदलने के लिए काफ़ी प्रक्रिया अपनाई, जैसे अपने भारत के संविधान की देखें, दोनों सदनों अपने संसद और राज्यों की विधानसभाओं के मिलने के बाद ही संविधान की स्वीकृति को लेकर आगे बढ़ा जाता है। वो आप देख लीजिएगा, आपके ऑनलाइन फर्स्ट ईयर के वीडियो में बना हुआ है कैसे संविधान संशोधन कर लेकिन बस ये दोष ये है कि जब संविधान को बदलने की जरूरत हो अति आवश्यक रूप में तुरंत तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन इजीली नहीं होता, समय लगता है और छोटे मोटे परिवर्तन होते नहीं हैं। तो इस तरीके से यह परिवर्तनशील नहीं यानी अपरिवर्तन हो गया। ये तरह से आपको याद है। क्रांति की संभावना अगर देखें कि शासन व्यवस्था को लिखित रूप में बनाया गया संविधान के द्वारा, तो उसके अंदर अगर बदलाव चाहते हैं लोग और बदलाव नहीं होता है तो क्रांति की संभावना होती है। तो ये जब ऐसा क्रांति की संभावना कब ना हो, जब रुकावट ना हो, क्या ना हो, रुकावट। लेकिन लिखित संविधान है वो अपने नियमों पर पाबंद होता है, तो अगर जनता नाराज भी होती है तो तुरंत समाधान नहीं होता है। इस तरह से क्रांति के होने की संभावना रहती है लिखित संविधान में, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। एंड द लास्ट जो पॉइंट है, देश के विकास में बाधक। जैसे अपने बात करें कि काफ़ी चीज़ें ऐसी है आपने देखी अपने भारतीय शासन व्यवस्था में, तो उसमें धीरे धीरे बदलाव किए गए। 1991 के बाद से उदारवादी दौर शुरू हुआ है, तो उससे पहले भारत के संविधान को बदलने की काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी और भारत के औद्योगिकरण या उस तरह के बदलाव को लाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। देश की विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो ये करने के बाद ही संभावना होती है कि अचानक से अगर हम चाहें कुछ ऐसा नया करना चाहें या कुछ व्यवस्था करें तो संविधान में बदलाव होगा क्या, तो तुरंत या लिखित रूप में जो संविधान है वो तुरंत ही बदलाव को नहीं अपनाता है, उसमें बदलाव की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से एकाएक तो हम अगर कहें तो लिखित संविधान है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने देश के विकास में बाधा का काम करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट देखे हैं जो एक लिखित संविधान के गुण और दोष को यहाँ पे बयान करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिए कि देखो अगर आप देख रहे हैं ना तो पूरा देखिएगा, बहुत मौज बना ली है, एग्जाम आ गया ना थोड़ा सीरियस हो जाना है, तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपके सामने पार्ट 2 के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सिलसिला है वो जारी रहता है और इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन से जो आपके सामने यहाँ पे और उसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। ब्रिटिश संविधान, अब बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान है बुद्धि या सहयोग की संतान है, इसकी समीक्षा करना है, ठीक है ना। आपके सामने प्रश्न है क्योंकि जो ब्रिटिश संविधान है वो एक समय पर निश्चित समय पर लिखा हुआ नहीं है, वो काफ़ी समय से धीरे धीरे बनते आ रहा है और वर्तमान तक भी उसमें विकास और परिवर्तन जारी है। तो ब्रिटिश संविधान बुद्धि और सहयोग की संतान है। विवेक या हम कहें बुद्धि और सहयोग की संतान है, बुद्धि और सहयोग, बुद्धि और सहयोग। ये प्रश्न आएगा कि आप अपने शब्दों में इसको समझाइए या व्यक्त कीजिए कि कैसे ब्रिटिश संविधान है और बुद्धि और सहयोग की संतान है, यानी बुद्धि और सहयोग की वजह से वो आया है। ये एक ऐसा शिशु है जो कहते हैं ना कि सहयोग से हुआ है, वैसा ये संविधान है, इसको अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को यहाँ पे देखते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रखिए, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, ये तो आपको पता होगा, और ब्रिटिश संविधान को
याद रखा जाता है अलिखित संविधान के तौर पे, क्योंकि विश्व का सबसे पहला संविधान ये है, लेकिन अलिखित संविधान है। लिखित संविधान की बात करें सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। एशिया की बात करें तो लिखित संविधान सबसे पहला है वो जापान का है, और एशिया का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, वो बात अलग है। लेकिन ये दुनिया का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। इस तरह से ये क्या है कि हम बात करें काफ़ी समय से इसके विकास के दौर रहे हैं। हम बात करें इसकी 1100 ईस्वी के आसपास, तब से लेकर अब तक इसके संविधान में बदलाव होता गया। यानी हुआ क्या, संविधान तो नहीं बना, लेकिन राजा बदलते गए, राजा के दौर बदलते गए, राजा की शासन व्यवस्था, उसकी कार्य प्रणाली के तरीके बदलते गए। तो धीरे 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 क्या हुआ कि जब राजा ने अपने अपने जो पावर थे वो छोड़ते चले गए, तब धीरे धीरे उसी शक्ति को आम जनता ने ले लिया। यानी उसी दौरान वो कहते हैं ना प्रधानमंत्री बने। तो हम यहाँ पे कहते हैं तो ये जो ब्रिटेन संविधान है वो सहयोग का है। सहयोग का मतलब ये हम समझते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि राजा खुद ब खुद अपनी शक्तियों को किसी को दे दी, जैसे अगर मैं बताऊँ 1724 के आसपास हैनोवर वंश का जो राजा था उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि वो फ्रेंच था ऐसा कुछ। तो उसने क्या कर दिया कि ब्रिटिश की जो मंत्रणा होती थी, उसके जो मंत्री वगैरह जो हुआ करते थे, जो अपने सम्राट के, उनके सामने उसे बैठ के मंत्रणा यानी कुछ विचार विमर्श या शासन व्यवस्था के बारे में बात करनी होती थी। लेकिन इससे पहले के राजा थे वो बिल्कुल अध्यक्षता करते थे उस मीटिंग की पूरी, और व्यवस्थित उसके नज़रों में होता था। लेकिन उसे जब इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था, उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, मेरी जगह मेरे द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं वो इस मीटिंग को संचालित करेगा। और आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये परंपरा बन गई कि जो ब्रिटिश जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही उस कार्य प्रणाली को चलाता है, यानी उस व्यक्ति को नाम दे दिया गया धीरे धीरे प्रधानमंत्री। तो ये एक सहयोग हुआ, संभावना थी कि ये सहयोग हुआ, और इसी बदौलत अब संविधान में भी ये व्यवस्था कर दी गई कि जो ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था का जो वास्तविक प्रमुख है वह पीएम, उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसकी कार्य प्रणाली में इन काफ़ी अगर चीज़ें आपको डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो उस लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी इस प्लेलिस्ट में आप देख ले जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो डिटेल से इसमें जानने की जरूरत है। हम सिर्फ जानना ये है कि कैसे ब्रिटिश संविधान को हम एक सहयोग की संतान मानते हैं, शिशु मानते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सहयोग का शिशु यानी एक ऐसा शिशु जन्म ले लिया जो कारणवश हो। क्या हुआ, कारणवश। जैसे मैंने बात करी थी, आपको समझाया था 1714 में, और इस हैनोवर वंश के राजा थे। क्या थे? हैनोवर वंश के जो राजा थे उसका नाम आपको ध्यान रखना, जॉर्ज। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मैं बताता हूँ, ये इनको इंग्लिश ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अध्यक्षता करना बंद कर दिया और ये काम किसी और को दे दिया। तो एक सिस्टम बन गया, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कि परंपरा है और परंपरा को फॉलो किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग संविधान का रूप होता है, यानी कि रूप में नहीं है, लेकिन वह जो परंपरा है। ठीक है, अब आगे बात करें कि सहयोग की संतान, ये तो आपको बता दिया। सहयोग का मतलब क्या होता है कि मारवाड़ी में डायलॉग है ना, वैसे गंगा में हाथ धोना, यानी हाथ तो धोना ही था, लेकिन गंगा आगे तो हाथ भी धो लिया, इजीली हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि एक सहयोग ऐसा हुआ कि ये संविधान उस परिणति का एक रिजल्ट है, उस परिस्थिति का एक रिजल्ट है। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। और भी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब राष्ट्रपति ने अपनी उत्तरदायित्व दूसरों को सौंप दिया, तो इस तरह से अब उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी वहाँ के एक सदन को दी गई, और जिसका नाम पड़ गया लोक सदन। अब लोक सदन ही उनकी मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे बात करें तो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो ध्यान रखना है लोक सदन के प्रति। ये एक परंपरा बल्कि सहयोग था जिसका ये तरीका था। दूसरा बात करें विवेक का शिशु कैसे, अगर प्रश्न आ जाए ब्रिटिश संविधान में विवेक का शिशु कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश संविधान के निर्माण और विकास में ऐतिहासिक घटनाओं के योग के साथ साथ लिखित प्रलेखों का भी योगदान रहा है, जिसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। रीजन का पहला रीजन है कि ब्रिटेन के अंतर्गत यदि कुछ संस्थाएं सहयोग का परिणाम है, तो
तो दूसरी ओर कुछ चलता है बुद्धिमत्ता की हुई परिणाम होगा, यानी कि क्या हो गया, समय दर समय ब्रिटेन में कुछ ऐसी शासन व्यवस्थाएं बनी जो उस देश के शासन को करने के लिए तैयार थी। मान लीजिए एक संस्था है, अब देश चलाने के लिए कोई नियम था तो उस संस्था ने नियम बना दिया और बस वही नियम आगे फॉलो होता गया और वो उनके अलग के संविधान में लिपिबद्ध हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विवेक बुद्धिशील कोई संस्था थी जिसने कोई अपना एक फैसला दिया, एक व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था को अगर फॉलो कर दिया गया तो वो संविधान का रूप हो गया। तो ये विवेक का शिशु कह सकते हैं संविधान। ये संविधान है लिखित समय पर, एक समय पर नहीं बना है, कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने एक अपनी बुद्धिमत्ता के तौर पे कोई डिसीजन जो फैसले दिए, जो परंपराएं बनी वही रूप देती गई। तो ये है विवेक। ये क्या है, विवेक का रूप। तो इसका एक तरीका जैसे आपको मैं बताऊं तो 1911 और 1949 इसके दौरान जो संसदीय अधिनियम बने थे ब्रिटेन में, संसदीय अधिनियम, इस संसदीय अधिनियम नियमों ने संविधान की परंपराओं का या संविधान की व्यवस्था पर रोक ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो डिस्कस हमने कर लिए। जैसे एक इम्पोर्टेंट और बात आती है कि आज से सदियों पूर्व जिस संस्था का जन्म हुआ वे आज भी अपनी परिणति में मौजूद है। बिल्कुल, ये जो ब्रिटेन है ये अपनी परंपराओं को छोड़ते त्यागते नहीं है या उनका खात्मा नहीं करते हैं, ये अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। भले ही आज के दौर में परंपरा नहीं टिक सके तो उसमें थोड़ा बदलाव कर लेंगे, लेकिन अपने रीति रिवाज परंपराओं को ये त्यागते नहीं है। इसी की बदौलत ही संविधान भी उतना ही इम्पोर्टेंट और लोग उसको इतना महत्व देते हैं। एक जीवित शरीर की बात जो बाहरी प्रयास से उपस्थित चुनौतियों का सामना करने तो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, इसी या इस संविधान के संगठनों को झेलने में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये जो ब्रिटेन का संविधान है अपनी चुनौतियों से सामना करने की इसमें काबिलियत है और अतः हम यही कहेंगे कि ब्रिटिश संविधान है बुद्धि और सहयोगकारी का रिजल्ट है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जल्द ही इसको एंड तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसमें जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आप मिस कर रहे हैं। तो अब एक प्रश्न आ गया आपके सामने, देखिए जो आपको प्रश्न लगा ना इसको मुझे पता बहुत आलसी कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट, तो ये कम से कम वीडियो जरूर देख लें और वीडियो से संबंधित आपकी लाइव लेक्चर है तो आपको काफ़ी मदद करेंगे, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना तो जरूर कमेंट कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मी एंड माई यूट्यूब क्लास। ठीक है, ये आपके लिए है तो आप अपने सजेशन फीडबैक सुझाव दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश संविधान के अभी समय पर टिप्पणी लिखी। या प्रश्न ये आ सकता है कि अभी समय किसे कहते हैं? अभी समय, प्री टाइम, प्री टाइम, अभी समय। और बड़ा प्रश्न आ जाए तो आएगा कि ब्रिटिश जो संविधान है, इस ब्रिटिश संविधान की अभी समय से क्या तात्पर्य है, अभी समय किसे कहेंगे? ठीक है, तो अभी समय का मतलब ये है कि कुछ परंपराएं जैसे मैंने बताई थी, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा बुक से आपके रिलेटेड चीज़ें हैं वो ध्यान बताऊँगा, लेकिन फिलहाल ये ध्यान अभी समय का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश जो संविधान है उसमें उसकी कुछ निश्चित समय के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होते गए और उसमें जैसे कि बात करें, मुझे लगा है थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, तो ब्रिटिश संविधान है वो आज बना है लगभग हम बात करें कि 1200 सालों का, 1200 सालों का इतिहास है क्या ब्रिटिश का संविधान। 1200 सालों तक इसमें बदलाव होता गया, नवीन परंपराएं रीति रिवाज अपनाते गए और वे अपना परंपराएं रीति रिवाज कानून का रूप लेती गई। तो इस तरह से ये जो कह सकते हैं आज तक इस क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो चीज़ें बदलती गई, जो हुआ है उसको हम अभी समय के अंतर्गत वर्णित करते हैं। सौ रखते ये समझाते हैं। अब थोड़ा गाँव में कैसे अगर बड़ा प्रश्न आता है लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखिए या समझ लीजिए, अगर लिखना तो लिख लीजिए। अभी समय ब्रिटेन की अनन्य विशेषता है, अनन्य मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है अभी समय। अभी समय कानून नहीं होते परंतु कानून की तरफ मान्यता प्राप्त वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, लोकचार, रूढ़ियाँ आदतों के रूप में जाने जाते हैं। यानी इस समय के अंतर्गत ब्रिटेन में क्या क्या हुआ है,
क्या क्या रीति, क्या क्या रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं या संस्कृति, ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने संविधान में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी में विकास किया है। ये कुछ ऐसे हम कहें ना कि जैसे मान लीजिए अभी ब्रिटेन में पहले राजा के पास पावर हुआ करता था, लेकिन राजा ने क्या कर दिया कि आम लोगों के हित की सुरक्षा के लिए उनको कुछ अधिकार दिए थे, अधिकार घोषणा पत्र कहा जाता है। इस बदौलत हुआ ये कि अब वे अधिकार उन सब किसानों के साथ उन सब नागरिकों के हो गए, यानी ब्रिटिश व्यवस्था में समय दर समय कुछ परंपराएं हुई या कुछ ऐसे रीति रिवाज आते गए। उन रीति रिवाजों के अनुपालना के तौर पर संविधान है वो अपने आप में बनता गया, क्योंकि आज जो ब्रिटेन का संविधान है ये विकास का परिणाम है। जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है अपने आप में बदलाव को महसूस करता है, वैसे ही ब्रिटेन का संविधान है वह छोटे से लेकर बड़ा हुआ है। इस तरह से जैसे बड़ा होता गया उसको जो जरूरत थी वो सीखता गया और आगे बढ़ता गया। तो ये होता है अलिखित संविधान और परंपराओं से निर्मित संविधान, क्योंकि एकाएक नहीं बना है। जैसे भारत का संविधान एक ही समय पे बनाने बैठ गया और बड़ा हो गया, वैसे नहीं है, ये विकास का परिणाम है। और इसके अंतर्गत ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सिस्टम जैसे मैंने बताया रीति रिवाज परंपराएं संस्कृति, ये 1200 सालों के इतिहास को बढ़ावा देते हुए उन्हीं इतिहास के बदौलत ब्रिटेन का संविधान बना है। तो इसी को हम कहते हैं अभी समय। अगर ध्यान दें, इनकी सहायता से प्रशासन या शासन सुगमता पूर्वक संचालित होता है, क्योंकि देखो अगर कुछ देश की एक परंपरा है कि भाई ब्रिटेन का जो सम्राट है उस मीटिंग में नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, मीटिंग में नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, होता है कि नहीं होता है। वैसे हम बात करें, दूसरी बात करें, प्रोफेसर डाइसी ने अभी समय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हमें इन्हें रीति रिवाज और समझदारियों के रूप में जान सकते हैं। हमें यह तरीका बताते हैं कि जिसके द्वारा किसी प्रभु विधायक सभा के अनेक सदस्यों को अपनी सत्ता का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो राजनीति के विषय। अभी समय की पालना कैसी होती है, या फिर ये प्रश्न आ जाए आपके सामने कि जो ब्रिटेन में जो अभी समय है संविधान को लेकर वो क्या है, तो वो आपको ये समझाना है। ब्रिटेन के इतिहास में रीति रिवाज परंपराएं संस्कृति जो है वह उनके काफ़ी समय से उनके विकासशील संविधान को बढ़ावा देती हैं, और ये जो टाइम और ये जो परंपरा है इसी को हम अभी समय के अंतर्गत वर्णित करते हैं। अब अभी समय का वहाँ पे पालन क्यों किया जाता है, अभी समय यानी परंपरा रीति रिवाज इसका पालन क्यों किया जाता है, क्यों लोग वहाँ पे मानते हैं, तो इसका पहला रीज़न बताऊँ। अभी समय के पीछे जो वास्तविक शक्ति है वो है जनता का बल, जनता का बल, ठीक है। यानी वहाँ की जनता है वह अपने रीति रिवाज परंपराओं से बंधी हुई है, वह उसे अपने पूर्वजों की एक संपत्ति के तौर पे मानती है, तो उनकी अनुपालना करती है, उनको फॉलो करती है, और जनता की इसी बदौलत पे वहाँ का अभी समय है वो निर्धारित होता है। अभी समय मतलब ये परंपरा है वो बनी रहती है। दूसरा, कानून का उल्लंघन संभव नहीं, कानून का उल्लंघन संभव नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आम लोग अगर हम बात करें, हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसके लिए विरोध में थोड़ी जाएंगे या उसका विरोध थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो हमें अगर ब्रिटेन के लोगों को अगर कोई परंपरा रीति रिवाज सिस्टम अच्छा लग रहा है और वे उनको सालों साल अपनाते जा रहे हैं तो उनका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में रीति रिवाज परंपराएँ जो संस्कृतियाँ हैं वही कानून का रूप लेती हैं। तो इस तरह से इनके अभी समय इनके कानूनों का उल्लंघन करना संभव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए परंपराएं आवश्यक होती हैं। तीसरा बात करें तो वहाँ पे परंपराएं एक हिस्सा बन गई है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या ब्रिटेन की शासन को मजबूत बनाने के लिए वहाँ की परंपराएं उसका एक अभिन्न अंग बन गई है, और ये जरूरी भी है। इनकी वास्तविक उपयोगिता भी है, ये वास्तविक रूप में उपयोगी है। परंपराएं हैं जो वास्तविक रूप में वहाँ पे काम आ रही है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी हो कि परंपराएं हैं, अब परंपरा है नहीं, परंपराओं के अनुसार ही शासन चल रहा होता है। और इसी तरह से अभी समय का पालन इंग्लैंड में होता आ रहा है, और इसके बारे में अगर मैं बात कहूँ तो न्यूमैन ने लिखा है कि अभी समय का पालन इसलिए नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि है, बल्कि इसलिए होता है कि उसका संबंध संवैधानिक सरकार और प्रजातंत्र से है जिसमें सभी ब्रिटेनवासी सहमत हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी संभावित प्रश्न पे गौर किया है। आने वाला जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम इसको और इससे आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।